हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आईबीज डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज की टॉपिक माई सेल्फ नीतीश वर्मा। आज की टॉपिक हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हम शुरू करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले बेटा फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देते हैं व्हाट इज फ्लूइड। सबसे पहली चीज तो यही कि हमें फ्लूइड के बारे में जानना है। ठीक है, फ्लूइड क्या है थोड़ा फील करते हैं, आइए। तो फ्लूइड क्या, सबसे लेमन टर्म में जो डेफिनेशन दिया जाता है उसे हम बोलते हैं कि भाई सिंपल सी, कि भाई एनी सब्सटेंस या फिर सब्सटेंस बोलो या फिर मैटर बोलो, ठीक है, विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। भाई जो भी सब्सटेंस फ्लो करेगी उसे हम फ्लूइड कहते हैं। भाई प्रॉपर्टी सबसे पहले यही देखो फ्लूइड की। फ्लूइड कहते किसे हैं? कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो करे वो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा हमारा फ्लूइड। अच्छा, इस डेफिनेशन में हमने दो इंपॉर्टेंट टर्म यूज किए हैं बेटा। सबसे पहला कि सर आपने सब्सटेंस बोला तो सब्सटेंस मतलब क्या, या सब्सटेंस या बोलो आप मैटर। और दूसरी टर्म जो बोला हमने फ्लो, तो फ्लो मतलब क्या होता है। ठीक है, आइए जानते हैं तो सब्सटेंस और फ्लो का मतलब। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्सटेंस का। तो आइए देखते हैं भाई सब्सटेंस मतलब क्या होनी चाहिए। भाई सब्सटेंस या आप बोलो कि कोई मैटर, तो सब्सटेंस क्या होता है पहले देखते हैं। सब्सटेंस मतलब ऐसा चीज जिसका कोई फाइनाइट मास हो। ठीक, मतलब इसके पास क्या होनी चाहिए, इसकी कोई फाइनाइट मास होनी चाहिए, सिंपल सी बात। हाँ, क्लियर। चलिए, तो इसके पास क्या होना चाहिए? सिंपल सा फाइनाइट मास होना चाहिए। ठीक, फाइनाइट मास, ऐसी चीजों को हम क्या होना चाहिए, सब्सटेंस तभी आइडेंटिफाई होगा जब उसकी फाइनाइट मास होगी। दूसरी चीज क्या होती है भाई, सब्सटेंस अगर फाइनाइट मास है तो ये क्या कर सकते हैं, इट कैन बी मेजर्ड। तो भाई सब्सटेंस क्या होता है, ये कैन बी मेजर्ड। क्लियर, कैन बी मेजर्ड। ठीक, दूसरी चीज क्या होती है भाई, कैन बी मेजर्ड, सब्सटेंस की फाइनाइट मास होनी चाहिए और सब्सटेंस को मेजर किया जा सके। थर्ड पॉइंट कि ये इसे महसूस किया जा सके। महसूस इन द सेंस कि सब्सटेंस है, इसे हम महसूस कर सके, फील कर सके, ऐसी चीजों को हम सब्सटेंस बोलते हैं बेटा। तो सब्सटेंस क्या होना चाहिए, दूसरा लास्ट टेंजिबल होना चाहिए, शुड बी टेंजिबल। क्लियर, जिसे हम महसूस कर पाए। ठीक है, ठीक है, टेंजिबल होना चाहिए हमारा। तो ऐसी चीज यानी सब्सटेंस के पास तीन चीजें इनके पास होनी चाहिए। तीन चीजें क्या, जो अगर तीन चीजें ये सेटिस्फाई करती है तो कोई मैटर को हम सब्सटेंस बोल सकते हैं। ठीक, या सब्सटेंस के पास पहली चीज तो फाइनाइट मास होना चाहिए, कैन बी मेजर्ड, और तीसरी चीज ये टेंजिबल होना चाहिए। ठीक है भाई। दूसरा टर्म बात करें डेफिनेशन में, फ्लो। फ्लो क्या चीज है? ठीक, तो आप समझिएगा बेटा फ्लो का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। फ्लो सिंपली अगर देखा जाए तो फ्लो क्या होता है ये बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्लूइड विदाउट फ्लो हम बता ही नहीं सकते। फ्लो मतलब देखो भाई, कोई भी सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, हाँ या ना। छोटे छोटे कोई भी सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है भाई, फ्लूइड के पास छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। अगर पार्टिकल की डिस्टेंस मतलब बोलने चाहिए रिलेटिव डिस्टेंस, अगर पार्टिकल की रिलेटिव डिस्टेंस यानी कि बोले तो रिलेटिव पोजीशन, या ऐसा समझो रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव चेंज इन पोजीशन, सॉरी चेंज बोलना चाहिए हमको इसको, रिलेटिव चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हो रहा है पार्टिकल का, तो हम इसे क्या बोलेंगे भाई कि ये फ्लो कर रहा है। तो रिलेटिव चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा भाई, सिंपली फ्लो। विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बोलेंगे भाई, फ्लो कहलाता है, हाँ या ना। तो कहने का मतलब ऐसी बात है कि भाई सिंपल सी बात है कि फ्लो मतलब कोई भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल हैं इनके बीच में रिलेटिव चेंज, इनके पोजीशन रिलेटिवली चेंज हो रहे हैं समय के साथ साथ, तो ऐसे पार्टिकल को क्या बोलेंगे कि ये फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस को क्या बोलेंगे कि फ्लो कर रहा है। तो फ्लो मतलब समझ में आया, सब्सटेंस आई थिंक क्लियर हुआ। तो फ्लूइड यही चीज है कि भाई कोई भी सब्सटेंस जो बहती हो, कोई भी सब्सटेंस जो बहता हो क्या कहलाएगा, फ्लूइड। ठीक, और फ्लो की प्रॉपर्टी यही होती है। क्लियर, चलिए। तो अभी हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का डेफिनेशन नहीं दिया। फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब फ्लूइड का पार्ट, छोटा सा पार्ट बताया। फ्लूइड मैकेनिक्स की जो डेफिनेशन है इसी फ्लूइड और मैकेनिक्स की डेफिनेशन को मिला के बनती है। ठीक, तो हमने फ्लूइड देखा। हाँ, अब हमें बात है कि भाई सब्सटेंस का हमने जिक्र किया, तो सब्सटेंस हम तीन प्रकार से देख सकते हैं ना। सब्सटेंस तीन होते हैं सब्सटेंस के स्टेट। ठीक, सब्सटेंस देखा जाए तो अब सिंपल सी बात है, बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि भाई सिर्फ लिक्विड ही फ्लूइड है,
तो सब्सटेंस को 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं या 3 स्टेट होते हैं। पहला इसको बोलते हैं हम सॉलिड, ठीक है, सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। क्लियर, तीसरा गैस। ये 3 होते हैं क्या, इनके स्टेट। अगर सॉलिड देखा जाए तो सॉलिड के पास देखें तो सॉलिड की जो पार्टिकल्स होंगे, सॉलिड जिससे बना हुआ है, क्या सॉलिड के पार्टिकल, अगर मैं जैसे मान लो ये पेन है, ये सॉलिड है, अगर सॉलिड इसको मैं हल्का सा टिल्ट कर रहा हूं, क्या इसके पार्टिकल के बीच में कोई भी रिलेटिव चेंज है क्या समय के साथ साथ? अभी भी इतना है, 2 घंटे बाद भी देखेंगे तो इतना ही होगा, 10 मिनट बाद देखेंगे, 4 दिन बाद देखेंगे, सॉलिड ऐसे ही बना रहेगा। ठीक, इनके पार्टिकल, क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है ना, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, वो बहुत ज्यादा है, तो ये पार्टिकल मूव नहीं करते, इनकी रिलेटिव पोजीशन पार्टिकल के चेंज नहीं होते हैं। तो भाई पहली डेफिनेशन क्या है फ्लूइड का, कि भाई उनके अंदर पार्टिकल के अंदर फ्लो होना चाहिए, मतलब पार्टिकल अपना रिलेटिव पोजीशन समय के साथ साथ चेंज करें, जो कि यहाँ पे फ्लूइड में नहीं है। तो फ्लूइड में नहीं है इसका मतलब, सॉरी फ्लूइड कह रहे हैं, सॉलिड में नहीं है, तो इसका मतलब सॉलिड में फ्लो की प्रॉपर्टी है नहीं, तो सॉलिड हमारा फ्लूइड नहीं हो सकता। क्लियर है। जबकि हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड, अगर हम ग्लास में एक वाटर ले रहे हैं, ठीक है, ग्लास में वाटर ले रहे हैं, ठीक, अभी फ्लूइड पार्टिकल्स ऐसे हैं, अगर हम ग्लास को हल्का सा टिल्ट कर दिए तो वाटर कैसा हो जाता है भाई, वो भी रिलेटिव पोजीशन चेंज होता है पार्टिकल के। तो कह सकते हैं कि भाई हाँ, कि लिक्विड फ्लूइड है। क्लियर, क्योंकि रिलेटिव पार्टिकल्स लिक्विड के, और ज्यादा टिल्ट कर दिए तो ये गिर जाता है यहां से। क्लियर, इसका मतलब लिक्विड के अंदर फ्लो की प्रॉपर्टी है, तो लिक्विड फ्लो है, लिक्विड फ्लूइड है, हाँ या ना। गैस के अंदर की बात करें तो गैस मतलब जैसा समझो कि हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो ब्रीद इन कर रहे हैं तो गैस अंदर जा रहा है, एयर अंदर जा रहा है, ब्रीद आउट कर रहे हैं तो एयर बाहर निकल रहा है, बाहर निकालना है तो एटमॉस्फेयर में एयर फैल जा रहा है, पार्टिकल, इन पे कोई फोर्स नहीं लगा, अपने आप ये स्वतः हो रहा है, तो इनके अंदर फ्लो का नेचर है, ये सुन लो। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए तो हमारी ये जो 2 प्रॉपर्टी है, ये जो 2 है लिक्विड एंड गैस, ये क्या होंगे आपके, ये दोनों को हम कंबाइंडली फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है बेटा, कंबाइंडली इनको हम फ्लूइड बोलते हैं, ये आपके कंबाइंडली फ्लूइड कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर। आई थिंक फ्लूइड का डेफिनेशन क्लियर होगा। फ्लूइड मतलब ऐसी सब्सटेंस जिसके अंदर फ्लो की प्रॉपर्टी हो, सॉलिड फ्लूइड नहीं है। ठीक है, और बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि सिर्फ लिक्विड ही फ्लूइड है, ऐसा नहीं है। हाँ, बशर्ते हम पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के फ्लो की बात करेंगे इस पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में, ठीक है, लेकिन हाँ, गैस भी एक फ्लूइड है, यस और नो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर हमने अभी देखा, हमने सिर्फ फ्लूइड की डेफिनेशन दी अभी, ठीक, तो फ्लूइड हमें ये समझ में आता है, अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो फ्लूइड बेसिकली हम 3 पार्ट में, फ्लूइड को हम थोड़ा सा बुलेट पॉइंट्स में दिखाएं तो फ्लूइड बेसिकली है क्या, तो फ्लूइड को देख लेते हैं भाई सिंपली। तो फ्लूइड बुलेट पॉइंट्स में देखें तो फ्लूइड क्या होता है भाई, इसकी एक फिक्स्ड मास होती है, ठीक है, फिक्स्ड मास। तो पहला कि भाई इसका क्या होता है, फिक्स्ड मास होता है, एक सर्टेन मास होगी, क्लियर, यानी फाइनाइट मास होगी। ठीक, फ्लूइड के पास इसकी एक सर्टेन मास होगी। सेकेंड, ये इसकी कोई शेप नहीं होती, कोई एक निर्धारित शेप नहीं होती बेटा, सिंपल कि सर्टेन शेप नहीं होता कोई इसका। ठीक, ये जिस भी वेसल में डाली जाएगी उसकी शेप को एक्वायर कर लेती है या ऑक्यूपाई कर लेती है स्पेस। तो कहने का मतलब इट डज नॉट हैव अ सर्टेन shape. It does not have a certain shape. Clear? It acquires, it occupies the shape of vessel in which it is get placed. सिंपल सी बात है, जिस भी वेजल में बेटा इसको डाल देंगे उसका ही ये क्या कर लेगी, उसका शेप एक्वायर कर लेगी। अगर वेजल सिलेंड्रिकल होता है तो शेप सिलेंडर हो जाएगा, अगर ये वेजल स्क्वायर शेप का होता है तो स्क्वायर शेप का, रेक्टेंगल शेप का होता है तो रेक्टेंगल शेप का। जिस भी पात्र में या जिस भी वेजल में डाला जाएगा उसी की शेप एक्वायर कर लेती है कौन सी, फ्लूइड। ठीक ठीक, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्लूइड जो फ्लो होता है वो अपने खुद के वेट के कारण होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज होती है इतनी ज़्यादा नहीं ताकतवर होती है जितनी कि सॉलिड में ये इतनी ताकतवर होती है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज, मतलब उनके पार्टिकल उनके मॉलिकुलर लेवल पे देखें तो उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज इतनी ज़्यादा ताकतवर होती है कि वो एक दूसरे के रिलेटिव पोजीशन को चेंज नहीं होने देती है। जबकि
फ्लूइड के अंदर ये रिलेटिव पोजीशन चेंज होता है तभी तो फ्लो की प्रॉपर्टी आती है। तो कहने का मतलब लिक्विड फ्लो कर सकता है या फ्लूइड फ्लो करता है ड्यू टू इट कैन फ्लो ड्यू टू इट्स ओन वेट। क्लियर? तो लिखना है इट कैन फ्लो अंडर इट्स वेट या ड्यू टू इट्स ओन वेट। क्लियर? तो ये बेसिकली फ्लूइड के बारे में इतनी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो फ्लूइड का डेफिनेशन ये है कि भाई इसका पास कोई भी सब्सटेंस जिसके पास फ्लो की प्रॉपर्टी होनी चाहिए और ये फ्लो होता है अपने खुद के वेट के कारण। इसका कोई निश्चित एक शेप नहीं होता है, जिस भी वेसल में डाली जाए उसी का शेप एक्वायर कर लेती है। हाँ, इसके पास फाइनाइट मास होती है, ये तो क्लियर है। क्लियर? वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, जिसमें डालोगे उसी का शेप ले लेगा। ठीक है? क्लियर है? शेप। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई फ्लूइड के बारे में यहां तक क्लियर हो गया। हमने देख लिया क्या? सब्सटेंस, फ्लूइड देखा, अभी तक हमने फ्लूइड देखा। हाँ, एक टर्म और है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स को डिफाइन करते हैं और सभी ने मैकेनिक्स पढ़ रखा होगा। तो आते हैं भाई फ्लूइड का तो हमने देख लिया। मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स क्या चीज है और इन दोनों टर्म को मिला के ही हम फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन देंगे। ठीक है? तो मैकेनिक्स बेसिकली क्या है भाई? मैकेनिक्स आपने पढ़ रखा होगा 11th में। मैकेनिक्स जहां पे आपने पढ़ा होगा एनएलएम, फ्रिक्शन, ये सब चीजें। ठीक है? रोटेशन, सेंटर ऑफ मास। मैकेनिक्स बेसिकली क्या है? ये कॉज ऑफ मोशन और उसके इफेक्ट को बताती है। ठीक है? कॉज ऑफ मोशन अगर देखा जाए, ठीक है, तो कॉज ऑफ मोशन देखा जाए तो कॉज ऑफ मोशन है क्या? फोर्स। हाँ या ना? तो ये कॉज ऑफ मोशन एंड इफेक्ट की बात करते हैं इसके अंदर। किसके अंदर? मैकेनिक्स के अंदर। तो बेसिकली ये मैकेनिक्स डिफाइन क्या करेंगे भाई? मैकेनिक्स इज द स्टडी, बेसिकली हम कह सकते हैं मैकेनिक्स इज स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन मतलब फोर्स एंड इट्स इंपैक्ट। क्लियर? इसकी इंपैक्ट को ऑन बॉडी, किसी भी बॉडी की बात करेंगे। ठीक है? तो बेसिकली स्टडी ऑफ क्या? मैकेनिक्स स्टडी ऑफ फोर्स और उसके इफेक्ट बॉडी पे क्या है। तो उसी तरह हम फ्लूइड मैकेनिक्स को अगर बोले तो फ्लूइड मैकेनिक्स को बोल सकते हैं क्या? ठीक है? दोनों डेफिनेशन को क्लियर कर जोड़े तो हम बोल सकते हैं कि भाई सिंपली जो फ्लूइड मैकेनिक्स है वो बेसिकली क्या है? मैकेनिक्स इन्वॉल्व है, फ्लूइड भी इन्वॉल्व है, यानी कि क्या बेसिकली ये क्या कहेंगे इसको? स्टडी किसकी स्टडी? स्टडी ऑफ फोर्स। ठीक है? स्टडी ऑफ फोर्स, स्टडी ऑफ फोर्स एंड इट्स इंपैक्ट कहां पे भाई? ऑन द फ्लूइड, मतलब फ्लूइड बॉडी के बाद। ठीक है? फ्लूइड बॉडी पे किसकी क्या होगी इंपैक्ट, वो हम देखेंगे। फोर्स और फोर्स की इंपैक्ट फ्लूइड बॉडी पे। ठीक? सिंपल सी बात है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आई थिंक यही होगा डिफाइन। मैकेनिक्स मिलाया, फ्लूइड मिलाया, मतलब फ्लो की प्रॉपर्टी। अब फ्लूइड बॉडी पे फोर्स देखना हमें और उसका इंपैक्ट देखना, यही क्या लाएगा? फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक? इसके अंदर काफी चीजें, हम लोग काफी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है? बायोसी, ये सब चीजें सब अंदर में आएंगी। किसके अंदर? फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। ठीक? चलिए, तो फ्लूइड मैकेनिक्स आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स एक जनरल आइडिया हो गया होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में हम पढ़ने क्या वाले हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में ओवरऑल हम यही पढ़ेंगे कि फ्लूइड बॉडी पे फोर्स और उसके इफेक्ट को। क्लियर? ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, तो हम लोग फ्लूइड के बारे में बात किया। फ्लूइड को हम बेसिकली फ्लूइड की स्टडी कर सकते हैं। उसमें फ्लूइड रुकी भी हो सकती है और फ्लूइड चल भी सकती है, मतलब मोशन भी हो सकती है। तो इस हिसाब से फ्लूइड मैकेनिक्स को दो भागों में कैटेगराइज किया गया। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को हमने दो भागों में बांटा। क्या चीज? फ्लूइड मैकेनिक्स कि भाई जिस फ्लूइड की बात कर रहे हैं वो रुकी भी हो सकती है और डायनेमिक मोशन में भी हो सकती है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं और इसमें दो कैटेगरी बांटा गया। ठीक है? तो पहली कैटेगरी भाई सिंपली फ्लूइड। ठीक है? पहली कैटेगरी जिसको बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरी कैटेगरी हमको बोलेंगे इसको फ्लूइड डायनेमिक्स। क्लियर? जैसे हमने काइनेटिक, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स पढ़ा है मैकेनिक्स में, उसी तरह इसमें भी फ्लूइड स्टैटिक मतलब स्टडी व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट। स्टडी फ्लूइड की करेंगे जब फ्लूइड क्या हो? स्टडी
ऑफ फ्लूड व्हेन इट इज एट रेस्ट। रेस्ट पे होना चाहिए, स्टैटिक मतलब रेस्ट, ठीक है बेटा, सिंपल। और दूसरे में हम क्या करेंगे भाई, सिंपली स्टडी करेंगे फ्लूड की, स्टडी फ्लूड मतलब लिक्विड एंड गैस दोनों, फ्लूड की स्टडी जब करेंगे, फ्लूड स्टडी ऑफ फ्लूड when it is in motion, study of fluid when it is in motion, ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है, डेफिनेशन क्लियर है भाई। डायनेमिक मतलब मोशन, जब फ्लूड मोशन में हो तो हम फ्लूड की स्टडी करें तो वो क्या करेंगे भाई, फ्लूड डायनेमिक्स के अंदर, और जब बॉडी रेस्ट पे हो मतलब फ्लूड बॉडी रेस्ट पे हो उसकी मोशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, फ्लूड स्टैटिक्स के अंदर डालेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, दो कैटेगरी में बांटा गया, फ्लूड स्टैटिक एंड फ्लूड डायनेमिक्स, ठीक। तो इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है, काफी चीजें पढ़नी है हमें। फ्लूड स्टैटिक्स मतलब सिंपल सी बात है कि फ्लूड स्टैटिक्स देखा जाए तो इसमें सबसे पहले अगर देखें तो भाई काफी चीजें इसमें देखी जाती है। फ्लूड स्टैटिक क्या, मान लो सपोज एक बीकर है, उसके अंदर लिक्विड भरी रखी है जिसकी डेंसिटी दे रखा है रो, क्लियर, तो ये रुकी हुई है, हाँ या ना। इसके अंदर हम बोल सकते हैं पाइप फ्लो, पाइप फ्लो या फ्लो इन पाइप, एक ही बात है। तो अगर हम देखें तो ये पाइप है, इसके अंदर लिक्विड फ्लो हो रहा है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, तो हम प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फ्लूड लिक्विड फ्लो हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, ये कहलाएंगे किसके अंदर, फ्लूड डायनेमिक्स के अंदर, ठीक। एक ये भी सिचुएशन हो सकता है कि मान लो, अच्छा ये सिचुएशन अगर देखा जाए कि मान लो कि एक कार्ट है या एक समझो एक ट्रक है, ये कंटेनर लेके जा रहा है और कंटेनर के अंदर सिंपली हम क्या भर के रखे हुए हैं भाई, गैस, ठीक है, और ये आगे जा रहा है, ठीक, एक्सीलरेटर का मान लो, ठीक है, आगे जा रहा है, तो ये किसके अंदर स्टडी करेंगे, ये किसके अंदर स्टडी करेंगे भाई, सिंपली अगर ये जा रहा है आगे, ये आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसके अंदर जो लिक्विड रखा है ये किस में आएगा, स्टैटिक्स या डायनेमिक्स में, ये लिक्विड रेस्ट में है ना, इसमें, इस फ्रेम में, क्लियर। तो इसको हम स्टडी करते हैं किसमें, फ्लूड स्टैटिक, यानी फ्लूड का इसी पार्ट में करेंगे, स्टैटिक पार्ट में करेंगे, क्लियर, हाँ या ना। पाइप की जैसा फ्लो, प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फ्लो होगा, पाइप फ्लो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ये जो आएंगे ये सब हम क्या करेंगे भाई, हम बात करेंगे फ्लूड डायनेमिक्स में, क्लियर। चलिए तो इतना उतार लीजिए, ठीक, नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पॉज करो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए, हो गया सबका। अब हम लोग बात करते हैं कि स्टैटिक्स में क्या करेगा, सिलेबस क्या है अपना, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज पे आते हैं। अच्छा, अभी तक कुछ नहीं बोला गया तो हम क्या कर रहे हैं भाई, सिंपली हम लोग प्रॉपर्टीज फ्लूड की, बेसिकली जो फ्लूड हम पढ़ रहे हैं वो बेसिकली आइडियल फ्लूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, आइडियल फ्लूड की बात कर रहे हैं। आइडियल फ्लूड बोले तो अभी कोई भी फ्रिक्शन, मतलब इसके अंदर विस्कोसिटी की बात नहीं करेंगे, कोई लॉसेस नहीं आएगा, आइडियल फ्लूड की बात कर रहे हैं। जब हम विस्कोसिटी या फिर सरफेस टेंशन पढ़ेंगे तो फिर फ्लूड की मतलब नॉन आइडियल फ्लूड की बात करेंगे। अभी बिल्कुल आइडियल फ्लूड मतलब नॉन विस्कस फ्लूड, ठीक है, ऐसा समझिए, नॉन विस्कस फ्लूड। अभी जब तक चर्चा ना हो किसकी, विस्कोसिटी की, तब तक हमारा फ्लूड कैसा है, नॉन विस्कस फ्लूड है, मतलब आइडियल फ्लूड है, ठीक है। चलिए, तो फ्लूड स्टैटिक्स और फ्लूड डायनेमिक्स के बीच में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है पहले ये देख लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। प्रॉपर्टीज पे आते हैं फ्लूड के। तो सबसे पहला टॉपिक क्या था भाई, पहले तो फ्लूड स्टैटिक्स के अंदर और दूसरा इसके अंदर देख लेते हैं। तो फ्लूड स्टैटिक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो अपन लोग यही पढ़ेंगे, फ्लूड स्टैटिक्स, दूसरा फ्लूड डायनेमिक्स, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना क्या है, सिलेबस में क्या चीज है, ठीक। आइए देखते हैं। तो फ्लूड स्टैटिक्स की बात करें तो फ्लूड स्टैटिक के अंदर सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ, मतलब प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर वेरिएशन विद डेप्थ या विद हाइट, क्लियर, ठीक है। तो इसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स लॉ बोलते हैं। सेकेंड जो लॉ है उसे बोलते हैं पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ की बात करेंगे, सेम लेवल पर प्रेशर सेम होता है, और अगर इनक्लोज में फ्लूइड रखी हुई है, इनक्लोज वेसल में फ्लूइड रखी हुई है, तो जितना हम फोर्स लगाएंगे वो मैग्नेट ट्रांसफर हो जाता है अगली उस दूसरी तरफ, ठीक है, क्लियर। तो ये पास्कल्स लॉ। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना है, अपवर्ड फोर्स, या बोल सकते हैं आप उसको बायोंसी, ठीक। तो हमें बायोंसी की बात करें या अपवर्ड फोर्स की बात करेंगे, वो हमें देगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल
आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करेंगे। हाँ ठीक है। और नेक्स्ट एक्सीलरेटिंग फ्लूइड। एक्सीलरेटिंग सभी को कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे आता है, अभी बताया ट्रक के ऊपर। एक्सीलरेटिंग फ्लूइड इसी में आएगा। एक्सीलरेटिंग फ्लूइड की बात करेंगे, ठीक है, कि फ्लूइड ऊपर एक्सीलरेट हो रहा है तो प्रेशर कैसे चेंज होगा, या ये सब चीजें एक्सीलरेटिंग फ्लूइड। ठीक, तो इतनी चीजें हमें चर्चा करनी है किसके अंदर, फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, इतने टॉपिक। और दूसरे में अगर देखा जाए तो फ्लूइड स्टैटिक्स वाले पार्ट में सबसे पहला हमें चीज पढ़ना इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन। सेकेंड हमें करना है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, कंटिन्यूटी इक्वेशन मतलब मास कंजर्वेशन जो फ्लूइड का है। ठीक, दूसरा अगर देखें तो हमें करना है बर्नौलीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी के एप्लीकेशन बहुत यूज होते हैं। बर्नौलीज थ्योरम, ये बोलते हैं पानी में पानी वाला कंजर्वेशन। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। क्लियर। और नेक्स्ट बर्नौलीज प्रिंसिपल मतलब एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्लूइड, ये क्या था, ये मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो हम लोग बात करेंगे किसकी भाई, टॉर्सिली प्रिंसिपल, या बोल सकते हो स्पीड ऑफ इफ्लक्स की। स्पीड ऑफ इफ्लक्स, टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, ये एक होल बना दिया जाए टंकी के बॉटम पे, तो ये सब चीजें स्पीड ऑफ इफ्लक्स एंड ऑल हम किस में डिस्कस करेंगे, हम लोग बात करेंगे स्पीड ऑफ इफ्लक्स या टॉर्सिली प्रिंसिपल। टॉर्सिली प्रिंसिपल। ठीक, इत्मीनान से पढ़ेंगे तो अपने को यही करना है, इतनी चीजें पढ़नी है। और जब तक कुछ ना कहा जाए फ्लूइड कैसा अपना ऑडियल, आइडियल फ्लूइड। ठीक, अभी हम प्रॉपर्टी सरफेस टेंशन विस्कोसिटी की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, वो हम लोग आगे चैप्टर में देखेंगे, विस्कोसिटी क्या है, सरफेस टेंशन क्या है। ठीक है, इसके बाद क्लियर। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फ्लूइड की प्रॉपर्टी के ऊपर, थोड़ी बड़ी चीजें फ्लूइड की प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो फ्लूइड डायनेमिक्स और फ्लूइड स्टैटिक्स का में अंदर ये चीजें करनी है। ठीक है, जो कि हम करेंगे अभी। पहले इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। क्लियर, आज ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो आइडियल फ्लूइड, जब तक कि फ्लूइड के बारे में कुछ ना कहा जाए, विस्कोसिटी का नाम नहीं लिया जाए, तो फ्लूइड हमारा कैसा होगा भाई, नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब आइडियल फ्लूइड। ठीक, चलिए आगे बढ़े। हाँ, आते हैं भाई अब डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, क्योंकि हम चीजों पे डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज पे फ्लूइड की एक एक करके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेंसिटी की। तो सबसे पहले आ जाओ भाई डेंसिटी पे। डेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो डेंसिटी इज नथिंग बट, क्या करेंगे भाई, डेंसिटी। अच्छा, उससे पहले डेंसिटी को जब डिफाइन करते हैं तो उसको हम लिखते हैं रो से, डिनोट करेंगे रो। तो डेंसिटी यानी रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास, यानी मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, क्लियर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। मास मतलब अमाउंट, कितना, मास मतलब सिंपली, मास मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, अमाउंट ऑफ मैटर या सब्सटेंस कितना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कितना इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, वॉल्यूम मतलब स्पेस ऑक्यूपाइड, क्लियर। चलिए, तो देखते हैं भाई मास अपॉन वॉल्यूम। अगर देखें तो अगर मास अपॉन वॉल्यूम करें तो ये हमें डेंसिटी देता है, डेंसिटी को हम रो से दिखाते हैं। ठीक है, जैसे ये होता है, तो अगर हम लिखें तो हो जाएगा रो इज इक्वल टू एम बाई वॉल्यूम वी। या अब हमको मास चाहिए तो हम मास सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं भाई, रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो लिक्विड का मास, अगर हम देखें वाटर, वाटर का अगर मैं डेंसिटी डिफाइन करूं तो वाटर की डेंसिटी सबको पता होती है, कितनी होती है भाई वाटर की डेंसिटी, कितनी होती है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर। ठीक, इसका मतलब 1000 kg पर मीटर क्यूब मतलब 1000 kg पर मीटर क्यूब का मतलब कि भाई सिंपल सी बात है, 1 मीटर मतलब 1 मीटर की लेंथ, मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर की लंबाई, 1 मीटर की चौड़ाई और 1 मीटर की ऊंचाई अगर हम ले लें, 1 मीटर की लंबाई, 1 मीटर की चौड़ाई और 1 मीटर की ऊंचाई अगर हम ले लें, ठीक है, हाइट भी इसकी रहनी चाहिए, डेप्थ या बोलो हाइट या डेप्थ,
1 मीटर रहना चाहिए, और इसमें हम क्या कर दें, इसमें हम पानी भर दें, वाटर भर दें, तो ये वाटर कितना होगा भाई, इसका मास कितना होगा वाटर का, तो ये वाटर जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये सब 1 मीटर रहने चाहिए, 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर इसकी ऊंचाई और 1 मीटर इसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई 1-1 मीटर होने चाहिए। तो इसका जो मास होगा, अगर ये वाटर है तो वाटर का मास कितना होगा भाई, 1000 kg। क्लियर, 1000 kg होगा। क्लियर है, यही बात बोलता है क्या डेंसिटी, इसके 1 मीटर क्यूब में वाटर 1000 kg होगा। क्लियर, अच्छा इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं भाई वाटर को कभी कभी ग्राम सेंटीमीटर, अगर यूनिट देखा जाए तो यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट तभी बता दिया केजी पर मीटर क्यूब। अगर यूनिट की बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी भाई, यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी जो कि हम पहले ही देख रखे हैं, कितना केजी पर मीटर क्यूब, ये तो आपका ऐसा ही यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। अगर सीजीएस यूनिट चाहिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, ग्राम बदलें और मीटर क्यूब को हम सेंटीमीटर में बदलें, या इसको हम बोल सकते हैं ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी। क्लियर, ठीक, ये आपकी एसआई यूनिट है, ये आपकी एसआई यूनिट है, ये आपका सीजीएस यूनिट है। क्लियर, सीजीएस यूनिट, ठीक, क्लियर है यहाँ तक, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट आई होप क्लियर होगा कि केजी पर मीटर क्यूब और यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, चलिए ये आपका एसआई यूनिट है, ये आपकी सीजीएस यूनिट, ठीक, हाँ ठीक, ग्राम पर सीसी में लिख सकते हैं। अच्छा कभी कभी कन्वर्जन आ जाता है भाई, कैसे करते हैं कन्वर्जन, आओ देख लेते हैं। कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट जानना होना चाहिए, पहले तो वॉल्यूम, ठीक, उसके बाद बात करेंगे किसकी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर रो ऑफ वाटर लिखें, रो ऑफ वाटर अभी देखा हमने 1000 kg पर मीटर क्यूब था। अच्छा कभी कभी बोलते हैं भाई ग्राम सर सीसी में दिखा हो, ग्राम सीसी में क्या दिखेंगे, ग्राम पर सीसी या ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, तो इज इक्वल टू भाई 10 टू पावर क्या है 3 इंटू, इसको ग्राम में बदलेंगे तो कितना आएगा 10 टू पावर 3 ग्राम, केजी को 10 टू पावर 3 ग्राम पर मीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर में रखें तो क्या रखेंगे, तो 10 टू पावर 2 इंटू पावर 3 इतना क्या सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मतलब 10 टू पावर 2 का क्यूब कर दिया तो कितना बचेगा भाई 10 टू पावर 6, ऊपर 10 टू पावर 6, नीचे कितना m इंटू एन 10 टू पावर 6, ये क्या बना भाई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये और ये कैंसिल, यानी कि कितना 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलिए या पर सीसी बोलिए, एक ही बात है, ठीक। सेंटीमीटर क्यूब को बेटा शॉर्ट में सीसी बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, ठीक है, चलो ठीक, सेंटीमीटर क्यूब को हम शॉर्ट में सीसी बोलते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक, सिंपल सी बात है। अच्छा ये तो रही बात वाटर की बात, अगर हम देखें ये तो रही वाटर की बात 1 ग्राम पर सीसी, अगर हम बोलें सिंपल सा कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ग्राम सीसी में बदल जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि ग्राम 1 ग्राम केजी पर मीटर क्यूब कितने से मल्टीप्लाई करोगे ग्राम पर सीसी बन जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है कि 1000 से डिवाइड कर दोगे क्या बन जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दोगे क्या बन जाएगा। अच्छा ऑयल पानी से क्या होता है, हल्का होता है, ऑयल की डेंसिटी कितनी होती है भाई, लगभग 800 केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर, 800 केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर, इसको ग्राम सीसी में बदलें तो क्या करेंगे, फिर से इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाएगा भाई 800, क्योंकि इसको 1000 से डिवाइड करने के बाद 1 ग्राम सीसी, तो इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा इतना ग्राम पर सीसी, और ये वैल्यू आएगी आपकी 0.8 ग्राम सीसी। क्लियर, कन्वर्जन ध्यान दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। यानी देखो डेंसिटी ऑयल हल्की होती है, इसलिए ऑयल क्या होता है ऊपर होता है किसके, वाटर का, सिंस ऑयल की डेंसिटी कम होती है किससे, वाटर से, इसलिए दैट्स वाई, ठीक है, दैट्स वाई ऑयल फ्लोट्स ओवर वाटर, यानी जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर रहेगा उसके, जिसकी भारी वो अंदर, ठीक। यानी ऑयल क्या है, लाइट है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर, इसी तरह अगर हम बोले आइस की, तो आइस क्या होता है भाई, आइस की डेंसिटी लगभग 900 केजी पर मीटर क्यूब होगी। हालांकि देखो वाटर मैटर तो वही है, सब्सटेंस वही है, लेकिन स्टेट बदल गया तो उसकी डेंसिटी घट गई। क्लियर, और अगर देखा जाए तो ये वाटर से हल्का है, अगर इसको ग्राम सीसी में लिखे तो सीधे 0.9 ग्राम से पर सीसी कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर दो यही आएगा। और ये भी चूंकि आइस भी हल्का है वाटर से, इसलिए वाटर में क्या करेगा, आइस फ्लोट करेगा, इसलिए हेंस
आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, जो चीज हल्की फ्लोट्स ओवर वाटर, ठीक है, ओवर वाटर, क्लियर। तो भाई जो चीज हल्की वो क्या करेगी, दूसरे भारी वाली लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगी, सिंपल सी बात है, हाँ या ना, ठीक। तो अगर हम बोले ऑयल का वेट बता दो, जैसे हमको पता है, अगर हम देखें तो 1 केजी अगर वाटर देखें, 1 केजी वाटर है और 1 केजी वाटर हमें बताएं 1 लीटर के बराबर होता है, क्लियर, 1 केजी वाटर 1 लीटर के बराबर होता है, नहीं तो चेक करके देख लेते हैं भाई, हाँ या ना। लेकिन 1 केजी मिल्क वाटर के बराबर होता है क्या, 1 केजी मिल्क, 1 केजी मिल्क 1 लीटर के बराबर होगा क्या, 1 लीटर मिल्क के बराबर होगा क्या, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसकी डेंसिटी अलग है, चेक कर सकते हैं। 1 केजी मिल्क, मिल्क की जो डेंसिटी होती है वो लगभग आपकी होती है, मिल्क की डेंसिटी वो होती है 1 मिल्क की जो डेंसिटी होती है वो होती है लगभग आपकी 1.031, इतना 1.031 ग्राम पर सीसी, या आप बोल सकते हो कि मिल्क अगर 1 लीटर ले तो वो पानी से ज्यादा भारी है, क्लियर है, मिल्क पानी से ज्यादा भारी है, रो ऑफ मिल्क और वाटर, इसलिए पानी भारी है, इसलिए बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए इसके मिक्सचर को हम डिफरेंस नहीं कर पाते, निकाल नहीं पाते हैं। दूध में पानी मिला के देख लो, ठीक, क्या आइडेंटिफाई कर पाते हो क्या बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के देखकर, नहीं ना, बहुत कम डिफरेंस है, ठीक। तो थोड़ा सा, क्योंकि इसका 1 ग्राम है, इसका 1.031 ग्राम पर सीसी है, तो फिर भी हल्की सी भारी है, हाँ या ना, सिंपल। लेकिन ये इसके बराबर नहीं होता। अगर मास ऑफ 1 केजी मिल्क की बात करें, 1 केजी मिल्क की बात करें, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, निकाल के ये भी चेक कर सकते हैं कि 1 केजी वाटर का मास, 1 लीटर का मास, 1 लीटर वाटर का मास 1 केजी के बराबर होता है कि नहीं। आइए चेक कर ले, सबसे पहले वॉल्यूम कन्वर्जन पे जाते हैं, फिर हम लोग इस पे आते हैं। डेंसिटी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये कन्वर्जन्स, क्योंकि बार बार चीजें इसी में फंसता है, बच्चा यहाँ पे उलझ जाता है, ठीक है। तो कन्वर्जन आपको कम से कम पता होना चाहिए। आइए देखते हैं, जैसे सबसे पहले कन्वर्जन में क्या करना है, तो कन्वर्जन, कुछ चीजें पहले कन्वर्जन में नोट कर लो, सबसे इंपॉर्टेंट, कि भाई सिंपल सी बात है कि 1 लीटर बराबर पहले कितना होता है, 1 लीटर बराबर 1000 ml, जिसको हम ml को cc भी बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं 1000 cc क्यूबिक सेंटीमीटर, क्लियर, एक ही बात है, ठीक। 1 लीटर को 1000 ml बोल सकते हैं, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई 1 लीटर है, 1 लीटर लिक्विड को हम लीटर में मानते हैं, 1 लीटर 1000 सीसी, 1 लीटर अगर मीटर क्यूब की बात करें तो हम लिखते हैं 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, या हम बोल सकते हैं 1 डेसी, केजी मीटर, सॉरी केजी मीटर क्यूब कहां से आ गया, ये नहीं, तो 10⁻³ मीटर क्यूब, या इसको हम बोल सकते थे 1 डेसी मीटर क्यूब, क्लियर, हाँ या ना, क्लियर है। देखो भाई सिंपल सी बात है कि 1 लीटर 10⁻³ इतना याद रख लो, या फिर ऐसे याद रख लो कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होगा, तो 1 मीटर क्यूब में वैसे भी 1000 लीटर आते थे, 1000 केजी लिक्विड आती थी, वैसे भी देख लो तो कितना हो जाएगा, तो 10⁻³ क्या, 10⁻³ क्या लीटर, वाटर डालने पे इतना आता था ना, ये याद रख लो, क्लियर है। तो कन्वर्जन हम कर लेंगे, ठीक, हाँ या ना। 1 ग्राम सीसी को ही हम क्या बोलते हैं भाई, 1 ग्राम 1 सीसी को ही हम क्या बोलते हैं, 1 ml, 1 मिलीलीटर, करके देख सकते हैं आप, हाँ या ना, ठीक है। 1 ग्राम सीसी को हम 1 ml बोलते हैं, तो कभी सीसी आए ml आए एक ही बात है, ठीक। 1 मीटर क्यूब को 1000 लीटर या 10⁻³ लीटर हम बोल सकते हैं, उल्टा लिख दिया हमने, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए। हाँ, अभी हम मास निकालने की बात कर रहे थे, चाहे ये याद रख लो, चाहे ये याद रख लो, एटलीस्ट ये पता रहना, ये तो पता होता ही सबको, मिलीलीटर ये सब में कन्वर्जन, क्लियर है। अच्छा, अभी हमने देखा कि मास ऑफ, देख लेते हैं प्रूव करके कि वाटर का 1 लीटर 1 केजी के बराबर होता है कि नहीं होता है, हाउ, तो रो इज इक्वल टू क्या होता है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम, तो हमें चाहिए मास, तो मास को क्या लिखेंगे, रो इंटू वी, तो मास ऑफ 1 केजी क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1 केजी वाटर को, रो की वैल्यू कितनी है, रो ऑफ वाटर रहेगा इंटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर का मास, तो मास ऑफ वाटर देखा जाएगा, क्या लिखेंगे 1000 डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम कितना दे रखा है,
मास ऑफ 1 लीटर वाटर की बात कर रहे हैं हम। क्लियर? देखो तो भाई यहां निकाल रहे हैं मास ऑफ 1 लीटर। तो मास क्या हो जाएगा भाई? मास ऑफ वाटर, सिंपली मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना भाई? 1 लीटर, तो 1 लीटर लिख देते हैं। लीटर को अब यहाँ पे मीटर क्यूब दे रखा है, वहां लीटर दे रखा है, तो काटो भाई। 1000 केजी पर मीटर क्यूब। लीटर को अगर मीटर क्यूब में बदलो तो कितना लिख सकते हैं भाई? यहाँ सामने दे रखा है 1 लीटर को हमको मीटर क्यूब में बदलना है। 1 लीटर को हम इतना मीटर क्यूब लिख सकते हैं, मतलब क्या? 10⁻³ तो यानी इंटू 10⁻³ क्या? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब कैंसिल आउट। 10⁻³ ये 10⁻+3 है, तो क्या बन गया भाई? तो सिंपली बन गया मास ऑफ वाटर कितना आया? 1 kg। हाँ या ना? मास ऑफ वाटर कितना आया? 1 kg। क्लियर? सिंपल। तो 1 लीटर मास किसके बराबर हो गया? 1 kg। और दूसरा चेक कर लेते हैं भाई, मास ऑफ 1 लीटर ऑयल। ठीक, फॉर एग्जांपल मास ऑफ 1 लीटर ऑयल, चला चेक कर लेते हैं क्योंकि हमें पता रहता है। मास ऑफ 1 लीटर ऑयल, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ ऑयल, और ऑयल की डेंसिटी आपको दे रखी है कि भाई ये जो है वो 700 नहीं 800 मान लेते हैं, 700 मतलब 800 kg पर मीटर क्यूब दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई? 800 kg पर मीटर क्यूब दे रखी है। क्लियर? 800 kg पर मीटर क्यूब ले रखी है। ठीक, आओ निकालते हैं भाई। सिंपल सी बात है कि ऑयल का दे रखा है इतना मास। आइए तो जब भी मास निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई? मास ऑफ ऑयल इज इक्वल टू रो ऑफ ऑयल इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑयल। ठीक, तो रो ऑफ ऑयल 800 kg पर मीटर क्यूब, और ये 1 लीटर है। 1 लीटर को हम क्या लिख सकते हैं भाई? 1 लीटर को अगर हम देखें तो 1 लीटर ऑयल को हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻³ मीटर क्यूब। हाँ या ना? तो 10 जब -3 रखेंगे मीटर क्यूब तो ये क्या बन जाएगा भाई? 10 अगर हम -3 रखें तो क्या बन जाएगा ये? चलो तो मीटर क्यूब गेट कैंसिल, मीटर क्यूब गेट कैंसिल, मीटर क्यूब गेट कैंसिल। बचा कितना यार? तो 800 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये खत्म, तो बचा कितना? 0.8 kg। 0.8, ठीक है, 0.8 kg, या हम बोल सकते हैं इसको कितना? 800 ग्राम। क्लियर? तो देखो भाई 1 kg अगर ऑयल है तो उसका मास कितना आ रहा है? 800 ग्राम। और आपने देखा भी होगा कि जितने भी आपने प्रोडक्ट लिए होंगे एडिबल ऑयल्स, उसके पीछे आपने देखा होगा तो वो एमआरपी के सेक्शन में लिखा भी होता है। जहां एमआरपी लिखी होती है वहां लिखा रहता है 1 लीटर, और ब्रैकेट में लिखा रहता है नेट वेट करके लिखा रहता है समथिंग 800 या 810, इस तरह से आपका लिखा रहता है कितना? इतना ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या बचा भाई? सिंपल सा 1 लीटर का अगर देखें मास तो पक्का ये ऑयल का मास जो है 1 लीटर ऑयल का मास वाटर के मास से कम होता है, यानी वाटर का 1 लीटर 1 kg के बराबर, जबकि ऑयल का 1 लीटर 1 kg नहीं 800 ग्राम 810 ग्राम इस तरह से होता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये डेंसिटी के बारे में बात थी, डेंसिटी का कैलकुलेशन था। ठीक है, डेंसिटी के बारे में जानना ये जरूरी है। हाँ, डेंसिटी हमें कम से कम वाटर की याद होनी चाहिए, डेंसिटी हमें कम से कम वाटर की याद होनी चाहिए। क्लियर? 1-2 डेंसिटी, ठीक, क्लियर है? हाँ, डेंसिटी एक और लिख लो। डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी मरकरी की डेंसिटी लिख देता है। डेंसिटी ऑफ मरकरी जो होता है वो हमें याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा डेंसिटी इसकी होती है डेंसिटी ऑफ मरकरी। ठीक, वैसे दिया रहेगा डेंसिटी क्वेश्चंस में, आपको अगर देखना है तो डेंसिटी ऑफ मरकरी देखो, रो Hg हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं हम 13,600 kg पर मीटर क्यूब, या हम बोल सकते हैं कि 13.6 ग्राम पर सीसी। क्लियर? ये होती है मरकरी की डेंसिटी, यानी कि मरकरी कितनी गुनी भारी है? ठीक है, मरकरी वाटर के रिस्पेक्ट में कितने गुना भारी है? 13.6। क्लियर? और जब किसी के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो जनरली हम वाटर देखते हैं, तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, तो आगे हम लोग बात करेंगे कि किसी के कंपैरिजन में कितना भारी कितना कम। तो जनरली कंपैरिजन किसका लेते हैं रेफरेंस? हम रेफरेंस लेते हैं वाटर का, जो कि 4 डिग्री पे। ठीक है, तो हम लोग उसकी बात करते हैं।
ठीक आओ देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं भाई सिंपली रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो इसे काफ़ी नाम है और नाम में काफ़ी ये बार टर्म बार बार आता है, तो नाम हमें कम से कम याद होना चाहिए। इसके काफ़ी सारे नाम हैं। तो पहला इस टर्म को बोलो या तो रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी पढ़ना रिलेटिव डेंसिटी, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। सबका मतलब बेटा है कि ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी एक ही मतलब है। क्लियर? क्या मतलब है भाई? यही। और ये होता क्या है, देखो नाम ही दे रखा है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक, इसका मतलब क्या है रिलेटिव डेंसिटी? मतलब क्या? रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी भी रिलेटिव डेंसिटी मतलब मान लो रिलेटिव डेंसिटी हमको डिफाइन करना है, तो रिलेटिव डेंसिटी हम किसी के रिलेटिव डिफाइन करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में। और हमारे साथ रेफरेंस क्या होगा हमारे लिए? हमारे लिए रेफरेंस जो होता है बेटा सिंपली वो होता है वाटर। और वाटर ऐसे जनरल वाटर नहीं, वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इसकी एनोमलस बिहेवियर है, इस समय इसकी डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो उसकी डेंसिटी को हम रेफरेंस मानते हैं। तो क्या लिखेंगे भाई रिलेटिव डेंसिटी? तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस या मैटर डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यही हमारा रेफरेंस है। ठीक है, यही हमारा रेफरेंस है। क्लियर? जैसे हम डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हमारा उस समय रेफरेंस क्या होता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो एब्सोल्यूट, ये सब में क्या होता है भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम किसका डिफाइन करते हैं? जो सबसे रेयरेस्ट होता है एयर, उसके रिस्पेक्ट में। यहाँ हम वाटर के रिस्पेक्ट में करते हैं। रेफरेंस हमारा क्या है? वाटर। क्लियर? चलिए, तो रिफ्रैक्टिव रिलेटिव डेंसिटी की बात करें तो ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी है, और इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से देते हैं, और इसको डिनोट करते हैं हम एस से। कैसे डिनोट करते हैं? एस से। क्लियर? एस इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे भाई? एस इज इक्वल टू रो ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइडेड बाई रो ऑफ वाटर। कौन सा वाला? वाटर। और जो वाटर की डेंसिटी होती है रो ऑफ वाटर, ठीक है, यही होती है हमारी 1000 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर? ये 4 डिग्री पे होती है, क्योंकि उस समय वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। क्लियर? तो हम यही करेंगे यहाँ पे, इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। क्लियर है? तो रिलेटिव डेंसिटी आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट होगी क्या? रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर डेंसिटी नीचे डेंसिटी, यूनिटलेस। हाँ या ना? इसको हम शो कैसे करते हैं? इसको हम शो करते हैं किससे? शो हम इससे करते हैं, ठीक, एस से। कहीं पे एस लिखा होगा तो रिलेटिव डेंसिटी है। ठीक है? कैसा है? यूनिटलेस। क्लियर? यूनिटलेस है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई, फ्रैक्शन है ये। आइए बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। तो एक दो की निकालते हैं। जैसे मान लो वाटर की रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी फॉर एग्जांपल रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है भाई? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, तो एस ऑफ वाटर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? रो ऑफ वाटर, ये सब्सटेंस, और रो ऑफ ऑलरेडी वाटर है, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कितना हो गया? 1। यानी रिलेटिव डेंसिटी वाटर की कितनी होती है? 1, क्योंकि वाटर को वाटर से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये वाटर। ठीक, सब्सक्रिप्ट मतलब वाटर बता रहे हैं। दूसरी बात कर रहे हैं अगर रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑयल, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑयल, तो भाई सिंपल सी बात है, ऑयल की डेंसिटी आपको कितनी दे रखी होती है? ऑयल की डेंसिटी दे रखी होती है 800 kg पर मीटर क्यूब। तो आओ भाई ऑयल की स्पेसिफिक डेंसिटी बात करें तो स्पेसिफिक डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी, तो रो ऑफ ऑयल अपॉन रो ऑफ ऑयल अपॉन रो ऑफ वाटर, रेफरेंस हमेशा वाटर रहेगा। ये कितना भाई? वाटर की हमें डेंसिटी पता है, ये कितना है? 800, ये क्या है? kg पर मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाई वाटर का कितना? 1000 kg पर मीटर क्यूब। वैसे आप ग्राम पर सीसी में भी रख सकते हो, कि फ्रैक्शन है, कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी कितनी आ गई भाई? तो ये आ गई 0.8, यानी कि ये हल्की है वाटर से। वैसे भी देखा था हमने, ये हल्की है। हाँ या ना? चलो, तो ये ऑयल का स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, इस तरह से डिफाइन करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी बोले कि भाई Hg की कितनी है? मरकरी की, तो मरकरी का रो रख दो, रो ऑफ मरकरी अपॉन रो ऑफ वाटर। मरकरी का कितना भाई? 13600, यहाँ पे 1000 कितना आ गया? 13.6, क्या आ गया? एस ऑफ मरकरी, यानी कि इतनी गुना भारी है। क्लियर?
हाँ या ना, सिंपल। तो आज फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट क्लास हम लोग डेंसिटी ऑफ मिक्सर की डेंसिटी की बात करेंगे और उसमें कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और आगे चीज़ें हम लोग इसके आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।